जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। इस वीडियो में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए सोशल साइंस के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि पक्का बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इन्हें आप हमेशा से पढ़ते चले आए हो तो आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पूरा देख लोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, दो कारण लिखिए। तो यहाँ पर पहला कारण है ऑटोन बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है। यानी जो ऑटोन बिस्मार्क था इसको मैं हमेशा से बताते चला हूँ, विकल्पी में भी शामिल किया क्योंकि इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं कि भाई जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो ऑटोन बिस्मार्क ने। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक जो कारण है वो आप लोग मुझे कमेंट करो, जल्दी से गूगल में सर्च करो, कमेंट करो। चलो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कहता है रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया। तो रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया। तो रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस कानून का विरोध किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी राजनेता थे उनको 2 वर्ष तक वो बंद कर सकते थे, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी, मतलब कोई भी कुछ भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बंद कर दिए तो बंद कर दिए, मतलब राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का एक ये तरीका था। इसीलिए भी भारतीयों ने, महात्मा गांधी ने, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था और ये सबसे बुरा कानून था, ये आप याद रखना। ठीक है, सबसे बुरा कानून। इसी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप लोग जानते हो, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और उसमें कुआं में कूद गए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो यार ये रॉलेट एक्ट बहुत ही बुरा कानून था। तो रॉलेट एक्ट है क्या आखिर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप याद रखना कि रॉलेट एक्ट मतलब भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। बस अंग्रेज लोग शक के आधार पर, उसको अगर शक है, शक हो या ना हो वो एक बहाना है, शक भी नहीं है ना तो बोल देंगे शक है, क्या कर लोगे। शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिए और 2 साल तक आपको जेल में रख सकते थे, समझ रहे हो। तो ये है, मतलब कैद में रख सकते हैं और कुछ भी आप कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। तो ये होता था। तो रॉलेट एक्ट बहुत ही काला कानून था। तो ये है आपका। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। तो यहाँ पर पहला है कि भाई मृदा अपरदन को उसके स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई जब मिट्टी जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है उससे बोलते हैं मृदा अपरदन। यार मतलब एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अब यहाँ पर मृदा अपरदन के जो कारण है क्या, वनोन्मूलन से मृदा अपरदन की गति तेजी होती है। वनोन्मूलन मतलब जो वन का कटाव हो रहा है, नाश हो रहा है ना, तो वनोन्मूलन से। ठीक है, दूसरा नदियों में बाढ़ आने से बड़े पैमाने पर भूमि कटाव होता है, आप ये जानते हो, क्योंकि नदी बढ़ती है तो भूमि में जाती है तो भूमि का कटाव होता है, उसके कारण भी मृदा अपरदन बहुत तेजी से होता है। तो ये है आपका। तो याद कर लेना, बहुत ही सिंपल है, आपके दिमाग में रहेगा, बस थोड़ी सी हिंट की जरूरत होगी और एग्जाम में आप बहुत आसानी से लिख दोगे। उसके बाद आता है लाल मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए। तो लाल मिट्टी की 2 विशेषताएं क्या है। पहली है विशेषता कि भाई इस मृदा में लाल व पीले रंग की कई आभाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तथा इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है। ठीक है, तो ये 2 बार लिख गया है, तो ये काट देना यार। आशीष, पता नहीं आशीष कैसे यार स्लाइड बनाते हो। तो ये है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है लाल मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल, जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन पदार्थों की न्यूनता होती है। तो ये आप याद रखना, लाल मिट्टी में क्या होता है कि भाई फास्फोरिक अम्ल और जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन पदार्थों की न्यूनता होती है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये है आपका। उसके बाद आगे है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। तो आखिर भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। यार भारतीयों में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब देश में रह रहे हैं तो देश की भावना, मतलब हाँ हमारा देश है भाई, कोई दूसरा यहाँ पर हक नहीं कर सकता। तो आखिर राष्ट्रवाद की जो भावना है, एकता की भावना राष्ट्र के प्रति, वो कब हुई। तो याद रखना, पहला कि भाई देश में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन के कारण, यहाँ पर कारण पूछा है ना। दूसरा भारत की राजनीतिक एकता के प्रति लोगों की भावना, यानी राजनीतिक एकता हो गई थी जिसके कारण उनकी भावना थी। तीसरी पश्चिमी शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव, जो पश्चिमी शिक्षा थी उसका भारतीयों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये 3 कारण हैं और 3 कारण ही पूछेगा ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आता चिपको आंदोलन का उद्देश्य बताइए। चिपको आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वो वन से। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है। तो चिपको आंदोलन में हिमालय में वन कटाई को रोकने एवं सामुदायिक अभियान चलाने के लिए चमोली उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया है ना, ये चिपको आंदोलन है। तो वन
वन से संबंधित है और हिमालय में वन कटाई को रोकने के लिए। तो ये आप याद रखना, हिमालय में वन कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन बनाया गया, चिपको आंदोलन चलाया गया, बनाया गया नहीं। ठीक है, आगे कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है? तो कोडरमा आप जानते हो भाई झारखंड में स्थित है और ये कोयले से संबंधित है। तो कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है और यह सॉरी यार कोयला कहाँ, अभ्रक से संबंधित है। हाँ यार दिमाग से उतर गया था, सबसे उतर जाता है ना, तो मुझसे उतर गया था। आगे बढ़े, भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम उल्लेख कीजिए। तो भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्र कहाँ हैं? ट्राम्बे और नरौरा में। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े, आगे समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। तो समवर्ती सूची क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। बिल्कुल सिंपल है, समवर्ती सूची का मतलब है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधिकार सुरक्षित हैं। मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधिकार नहीं छीन सकती, ना तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के, दोनों के अपने अपने अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार। क्योंकि केंद्र सरकार भी नहीं चाहती कि कोई राज्य सरकार दूसरी पार्टी की रहे, लेकिन फिर भी रहती है, आप लोग जानते हो ना। तो क्यों रहती है? क्योंकि वो क्या है कि भाई उनके अधिकार सुरक्षित है ना, तो समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति होगी तभी कोई बदलाव किया जा सकता, चाहे वो शिक्षा हो, है ना। क्या क्या यहाँ पर शामिल है? वन, ठीक है, दूसरा मजदूर संघ, तीसरा शिक्षा और विवाह, ये चारों विषय शामिल है। तो यहाँ पर पूछे समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल है? तो वन, मजदूरी संघ, शिक्षा और विवाह, याद रखोगे। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जो धर्म नहीं मानता। यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे। एक राज्य जो किसी धर्म पर आधारित नहीं होता और उसमें धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। सिंपल है। हमारा देश क्या धर्मनिरपेक्ष है आज के युग में? मुझे तो नहीं लगता कि है, क्योंकि यहाँ पर बहुत धर्म से रिलेटेड बहुत चीज़ें हावी हैं भाई। वो इस कास्ट का है, वो इस कास्ट का है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, हमेशा लड़ते रहते हैं लोग। तो धर्मनिरपेक्ष हमारा देश काफ़ी हद तक है भी, नहीं भी, अब ये पता नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष बहुत ही खतरनाक चीज़, सॉरी बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो भी लोग धर्मनिरपेक्ष है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं है तो यार वो देश का विनाश निश्चित हो जाता है। क्योंकि धर्म के नाम पर लड़ाई, जाति के नाम पर लड़ाई बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है, बहुत ही बुरी चीज़ होती है। तो ये हो जाता है धर्मनिरपेक्ष। मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भाई कोई एक धर्म जो है उस देश को नहीं चला रहा है, किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होता है ना। कोई भी राज्य किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं होता, सभी धर्म को बराबर मानता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है काफ़ी हद तक, क्योंकि सभी धर्म यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ धर्मनिरपेक्ष नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों को लड़ाया इस तरीके से जाता है, वो मैं बोल रहा हूँ। तो ये है, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और क्या, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।